और इस वक्त हमारे साथ गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री विजय रूपाणी जुड़ गए हैं, क्योंकि एग्जिट पोल पर सबके रिएक्शंस हम लगातार ले रहे हैं। रूपाणी जी, आपका बहुत स्वागत है इंडिया टीवी पर। सवाल यही है कि एग्जिट पोल में हम तमाम रीजन वाइज तो बता रहे हैं गुजरात का, लेकिन आपका अपना आंकलन क्या कहता है? कितनी सीटें इस बार बीजेपी हासिल कर लेगी? मैंने तो चुनाव शुरू हुआ था तब से बताया है कि 2/3 से ज्यादा बहुमत बीजेपी को मिलेगा इस बार। तो हमारी तो धारणा है कि 120 से ज्यादा सीटें मिलेगी, 2/3 से ज्यादा सीटें मिलेगी। अच्छा, हम रीजन वाइज अगर बात करें, आप 2/3 का दावा तो जरूर कर रहे हैं, लेकिन सौराष्ट्र कच्छ की अगर बात करें, जहां पिछली बार आपको बहुत नुकसान हुआ था, हमारे एग्जिट पोल में 12 सीटें इस रीजन में आपकी बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। आखिर सौराष्ट्र कच्छ में आप लोगों ने ऐसा क्या किया कि आपकी सीटें बढ़ गई और जो नाराजगी थी 2017 में वो दूर हो गई? एक्चुअली पिछले 5 साल में सौराष्ट्र में काफी ध्यान दिया है, और खास तौर पर जो पानी की समस्या थी और किसानों को जो प्रॉब्लम था, वो पिछले 5 साल में हमने पूरा उसको सेटल किया है। पानी के लिए भी नर्मदा का पानी सौराष्ट्र के गांव गांव तक पहुंचा दिया है। अब पीने का पानी का जो प्रश्न था और जो कृषि के लिए पानी चाहिए था, उसका महत्तम प्रश्न सोल्व हो गया। कच्छ तक भी पानी पहुंचा है और सौराष्ट्र के अंतिम गांव तक भी पानी पहुंच गया है। इसलिए सौराष्ट्र की जनता बहुत खुश है। यानी जहां पर आपको पिछली बार नुकसान हुआ था, वहां पर बीजेपी ने इस बार काम किया है। 27 साल से आपकी सरकार है, 27 साल से आप काबिज हैं, आप फिर जीतने का दावा कर रहे हैं। आखिर क्या कमाल आप लोगों ने किया है कि आप ये कह रहे हैं कि गुजरात में एंटी इनकम्बेंसी नहीं है? ऐसा कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है, क्योंकि 27 साल से आप जीत रहे हैं। देखिए, 27 साल, इसका मतलब यही हुआ कि बार बार हमारी सरकार बनती है। अगर एंटी इनकम्बेंसी होती तो पहली बार सरकार बनी तो दूसरी बार नहीं बनती, दूसरी बार बनी तो तीसरी बार नहीं बनती। इसका मतलब यह हुआ कि गुजरात की जनता और भारतीय जनता पार्टी दोनों एक दूसरे के साथ जुड़ गए हैं। हम सिर्फ चुनाव के वक्त ही जनता के सामने जाते हैं ऐसा नहीं है। चुनाव तो आता रहता है, जाता रहता है, बाकी के समय में भी हम जनता के साथ जुड़े हुए रहते हैं। इसलिए जनता में पूरा भरोसा और विश्वास हो गया है। दूसरा, मोदी जी गुजरात के हमारे सपूत है। मोदी जी के प्रति गुजरात की जनता में जो प्रेम है, विश्वास है, भरोसा है, वो बरकरार है। और मोदी जी के कारण भी ये हमारे यहाँ 7वीं बार हम सरकार बना रहे हैं। और तीसरी बात यह है कि हमारी सरकार ने पिछले 2 दशक में काफी डेवलपमेंट किया है। लोग उसका अनुभव करते हैं। हम सिर्फ बातें नहीं कर रही है, लोग अनुभव भी कर रहे हैं कि डेवलप हुआ है गुजरात। इसके कारण ये 7वीं बार सरकार बीजेपी की बनेगी। लेकिन इस बार विजय रूपाणी जी, चुनाव बहुत ज्यादा आसान आपके लिए नहीं रहा, क्योंकि हमने देखा कि बीजेपी ने अपने 40 से ज्यादा सिटिंग विधायकों का टिकट काटा। आप जैसे कुछ वरिष्ठ नेताओं ने भी चुनाव लड़ने से मना कर दिया। तो क्या बीजेपी की ये स्ट्रैटेजी आप लोगों के काम आई? क्या उससे आपको कुछ फायदा हुआ इस चुनाव में? देखिए, ये स्ट्रैटेजी चुनाव के लिए नहीं थी। जिन लोगों को, सीनियरों को इस बार नहीं लड़ाया गया, अगर लड़ाया गया होता तो वो सब लोग अवश्य जीतते और अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में वो मजबूत थे। लेकिन पार्टी ने जो तय किया है कि नए लोगों को लाना है, पार्टी को इस परंपरा को भी आगे बढ़ाना है कि पार्टी में बार बार नए लोगों को स्थान मिले, और गुजरात में ही ये प्रयोग हो सकता है, और गुजरात में सक्सेसफुली प्रयोग हुआ है। हम सब लोगों ने भी सामने से बता दिया था कि हम चुनाव नहीं लड़ेंगे, हमारी कॉन्स्टिट्यूंसी पे नए लोगों को लड़ाइए, हम जिताएंगे। और हम सब लोग जो पुराने थे उसकी कॉन्स्टिट्यूंसी में फिर से दोबारा बीजेपी के ही कैंडिडेट जीतेंगे।
रूपानी साहब, थोड़ा वक्त आपका हम और चाहेंगे और हार्दिक पटेल वो भी हमारे साथ हैं, उनका भी रिएक्शन लेंगे। पहले यहाँ हमारे जो मेहमान जो एक्सपर्ट्स यहाँ पर हैं, मनोज जी से शुरुआत करना चाहते हैं। मनोज जी, आपके सर्वे में दिखाई दे रहा है कि वो दोनों जगह जहाँ बीजेपी 2017 में कमजोर थी, वहाँ पर सौराष्ट्र में और उत्तर गुजरात में, वहाँ पर सिर्फ भरपाई नहीं कर रही है बल्कि अच्छा खासा गैप क्रिएट कर लिया। खासकर सौराष्ट्र में तो बिल्कुल एक तरफा सा चुनाव लग रहा है। तो मतलब मुद्दे बिल्कुल 2017 के खत्म हो चुके इस बार। 2017 के जो चुनाव थे उसमें एक पाटीदार आंदोलन बहुत अच्छे भूमिका में थी जो बीजेपी के लिए नुकसानदेह थी। उसका सौराष्ट्र में असर था। हाँ, वो हर जगह पे थे। जो दोनों पाटीदार थे वो पूरे गुजरात में फैले हुए हैं और कहीं ना कहीं इनके विरुद्ध में वो कार्य कर रहे थे। मैंने हार्दिक पटेल जी का जिक्र इसलिए किया था कि हार्दिक पटेल जैसे ही बीजेपी में आए, जो पाटीदार आंदोलन था वो पूरी तरह से कमजोर पड़ गया और जिसका फायदा उनको सौराष्ट्र में दिख रहा है। जहां तक अभी रूपानी जी ने बोला कि हमने पानी के ऊपर काम किया है, ये सच्चाई भी है कि वहां पे पानी के कुछ सुविधाएं बढ़ी है सौराष्ट्र में और लोग संतुष्टि दिखी है। लेकिन दूसरी बात है कि जो एंटी कमेंसी की बात कर रही थी प्राची की, उसकी बात है राजकोट की 4 सीटें, चारों सीटों पे से टिकट हटा दिया गया था और वहां से 1 सीटें आपने अभी दिखाया भी कि एग्जिट पोल में कांग्रेस जीतते हुए आ रही है। यानी कि एंटी कमेंसी होते हुए के बाद भी कहीं न कहीं हम जातीय समीकरण और वहां की भौगोलिक स्थिति के हिसाब से जिस तरीके से सीटों का उन्होंने बंटवारा किया और पाटीदारों को इन्होंने जिस तरीके से मोबिलाइज किया अपने लिए, वो दिख रहा है ये पूरे सिचुएशन में। वहीं आप सूरत की बात, अभी जो बात हो रही थी, सूरत भी वही स्थिति है जो सौराष्ट्र की टोटल एरिया में ले, वो दक्षिण गुजरात की स्थिति जो है। सूरत में कहीं न कहीं हमारे जो पहले भी मैंने बता चुका था प्रवासी हैं और 2.5 लाख तो सूरत लोकसभा में बिहारी और जो पूर्वांचली वोटर कहे जाते हैं वो हैं और वो डिसाइड करते हैं कि सूरत का एमपी कौन हो। और वही सूरत में आज के डेट में ये लोग पूरी तरह से डिसाइड कर रहे हैं कि वहां भारतीय जनता पार्टी या कांग्रेस किसको जिता के ले आए और बीजेपी इस पे काम करती है। अच्छा, मैं अभी आपने जो आम आदमी पार्टी के जो फिगर्स अभी तक सामने आए हैं उस पर बात करना चाहते हैं और इसके नजरिए से देखें बीजेपी और कांग्रेस के परफॉर्मेंस में कितना अंतर आ रहा है। संजीव जी, सर्वे के मुताबिक अभी तक एवरेज वोट आम आदमी पार्टी का इन 3 रीजन्स में 7-8% बन रहा है और सीटों में आप देखें तो 5-6 सीटें, लेकिन फायदा जबरदस्त बीजेपी को दिखाई दे रहा है कि जहां पीछे थी सौराष्ट्र में भाजपा, वहां मीलों आगे चली गई है। तो ये आम आदमी पार्टी इफेक्ट है या बीजेपी का अपना कमाया वोट है? दोनों हैं। देखिए, सौराष्ट्र कच्छ की आप बात कर रहे हैं तो वहां आपका सर्वे कह रहा है करीब 9% वोट आम आदमी पार्टी को मिला है। तो 9% वोट मिला है आम आदमी पार्टी को और बीजेपी और कांग्रेस का गैप 3-4% का है, अगर मेरी मेमोरी सर्व्स मी राइट। तो क्लियरली जो मेरा एक कंसिस्टेंट थ्योरी रही है इस इलेक्शन की कि नॉन बीजेपी वोट जो है या एंटी बीजेपी वोट सर 10%, बस 10% वोट का अंतर है। बीजेपी कांग्रेस में 10% वोट। ओके, लेकिन वो 3 वे स्प्लिट हुआ है तो जितना भी वोट ले रहा है वो नॉन बीजेपी वोट ज्यादा ले रही है, चाहे आप पार्टी है। और जैसे आपने सूरत पश्चिम में दिखाया कि उनका कैंडिडेट असलम हार रहा है कांग्रेस का, वहां पे ऑल इंडिया MIM जोर लगा रही है। तो ये जो 3 वे स्प्लिट है, ये बहुत सारे कारण। जिस दिन यूपी इलेक्शन खत्म हुआ, मोदी जी वहां रोड शो कर रहे थे बिल्कुल गुजरात में, वो खुद पोस्टर बॉय हैं। 27 साल की एंटी इनकम्बेंसी के बावजूद ये स्थिति है। वो एक है बीजेपी का, जो बीजेपी के लीडर्स कह रहे हैं ना, एक रिश्ता बन गया, वो तो बन ही गया है, लेकिन वो रिश्ता बनने के साथ साथ वहाँ की फिजिक्स और केमिस्ट्री भी चेंज करने में लगातार एक्टिव रहते। सो MIM और लगातार जो उन्होंने आपको टारगेट किया कैंपेन में बीजेपी ने, वो भी एक शायद स्ट्रैटेजी का हिस्सा है कि अगर आपको टारगेट करेंगे तो आप थोड़ी स्ट्रांग होगी, नुकसान कांग्रेस को ही होगा। सो अल्टीमेटली आपका ऑपोजिशन का वोट कट रहा है, बट रहा है और खुद बीजेपी का। ये इंटरेस्टिंग बात की थी कि आम आदमी पार्टी का गुजरात में ना बीजेपी नाम लेती है ना कांग्रेस, दोनों को डर ये है कि इनको तवज्जो दी तो कहीं हमारे वोट के पीछे ना पड़ जाए। देखिए, बीजेपी तो तवज्जो देती है बीजेपी ने तवज्जो दे के आम आदमी पार्टी को वहां पे खड़ा किया है, चाहे वो उन्होंने कहा अंडर करंट है कांग्रेस का, लेकिन एक करंट भी आपका भी पता है। आप जो भी वोट ले रहे वहां पे ट्रेडिशनल बीजेपी वोट है, ट्रेडिशनल नॉन बीजेपी वोट है। आपको हम कितना भी अर्बन रूरल करते रहे, लेकिन वो वोट नॉन बीजेपी एंटी बीजेपी वोट में ही सेंध लगा रही है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।